फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे से जारी होगा। तो इसी में और आपके लोग की पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए विजन आईएएस का मैगजीन जो कि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है। डेली के डेली 20 से 25 मिनट का एक वीडियो रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक से विजन आईएएस का, ठीक है। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉलिटी सेक्शन का, जो फरवरी मंथ का जो मैगजीन है उसमें है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक अर्थात सीपीआई यह 2025 में भारत के रैंक 182 देशों में, भारत के रैंक जो है 182 देशों और क्षेत्रों में से 96वां स्थान पे था, लेकिन अभी सुधार करके 91वें स्थान पे हो गया। अर्थात कि भारत जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में इसकी स्थिति सुधरी है और पहले 96 स्थान पे था, अभी 91 स्थान पे हो गया है। और भारत को स्कोर कितना मिला था भ्रष्टाचार में? तो 39 और ये हो गया है 91 स्थान पे। सीपीआई 2025 की सिफारिशें, सीपीआई 2025 की सिफारिशें क्या क्या हैं? अर्थात कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की सिफारिशें क्या क्या हैं? तो पहला सिफारिश है स्वतंत्र, पारदर्शी, सुलभ न्याय संस्थानों को सुनिश्चित करना। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होती है पहला, वो होता है पारदर्शिता। सरकार जो भी काम करे या जो भी वित्तीय खर्चे होते हैं उसका अच्छे से जो है पारदर्शी तरीके से सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा सुलभ न्याय संस्थान, सुलभ न्याय संस्थान होना चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए और फिर पारदर्शी संस्थाएं होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है जिसको कहते हैं, या राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर पड़ने वाले अनुचित प्रभाव को रोकना। अब ये नहीं है कि जो भी सत्ताधारी दल है वो अपने राजनीतिक हित के लिए निर्णय ले, बल्कि जो है जनता के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो पहला हो जाएगा कि सुलभ होना चाहिए, न्याय सबके लिए आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि न्याय बहुत ज्यादा कॉस्टली हो या सिर्फ कुछ वर्ग तक ही सीमित हो। तो न्याय को सुलभ बनाना आवश्यक है, पारदर्शिता लाना जरूरी है और स्वतंत्रता भी होना चाहिए। इसके अलावा जो राजनीतिक निर्णय लेने का प्रक्रिया पे प्रभाव को रोकना होगा। भ्रष्टाचार से जो पीड़ित लोग हैं उन तक न्याय तक पहुंच प्रदान करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि नागरिक स्थान को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार विरोधी रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन करना। तो भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों तक न्याय तक पहुंच प्रदान करना, इसके अलावा जो नागरिक स्थान है उसको बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार विरोधी जो रिपोर्टिंग है उसको भी प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक सेवा और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और निगरानी को बढ़ाना। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये हुआ कि सीपीआई 2025 की सिफारिश क्या थी? तो सुलभ न्याय हो, जो पीड़ित है उस भ्रष्टाचार से उस तक न्याय पहुंच सके, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, इसके अलावा जो है भ्रष्टाचार अगर विरोधी कोई रिपोर्टिंग कर रहा है उसको उजागर कर रहा है उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। राजनीतिक जो डिसीजन है उसका अनुचित प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिए और सार्वजनिक जो वित्तीय प्रबंधन है उसको और ज्यादा पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। जारीकर्ता कौन है भ्रष्टाचार को? तो ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है? तो यह जो है 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तर पे रैंक देता है। यह रैंकिंग 0 अत्यधिक भ्रष्ट से 100 बेहद साफ के पैमाने पे दी जाती है। भारत को 39 पॉइंट दे दिया गया। इसी के साथ भारत का स्थान 91 है। यह एक मिश्रित सूचकांक है। यह प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा एकत्र किए गए कम से कम 3 और अधिकतम 13 सर्वेक्षण और भ्रष्टाचार के आकलनों का मिश्रण है। तो कम से कम 3 और अधिकतम जो है 13 सर्वेक्षण भ्रष्टाचार के आकलन का। सीपीआई में क्या शामिल नहीं है? अगर बात करें कि सीपीआई में क्या शामिल नहीं है,
तो नागरिकों की भ्रष्टाचार पे सीधे धारणा या अनुभव ये शामिल नहीं है कि नागरिकों का उसमें क्या अनुभव है। टैक्स का धोखाधड़ी, अगर नागरिक टैक्स का धोखाधड़ी कर रहा है तो वो सीपीआई के तहत नहीं आएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के तहत नहीं आएगा। अवैध वित्तीय प्रवाह अवैध वित्तीय प्रवाह भी नहीं है। भ्रष्टाचार के इन्वलर्स अर्थात के वकील, लेखाकार, वित्तीय सलाहकार आदि। मनी लॉन्ड्रिंग, निजी क्षेत्र का भ्रष्टाचार और अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था या बाजार जो छोटे संगठन वगैरह होते हैं, इन सब का इसमें जो है शामिल नहीं किया गया है। सीपीआई 25 के अर्थात कुल मिला के ये न्याय और स्वतंत्रता और फिर जो है सार्वजनिक जो सरकारी जो सिस्टम है उसका बात करते हैं। अगर कोई निजी क्षेत्र का भ्रष्टाचार कर रहा है तो सीपीआई के तहत वो नहीं आएगा, या कोई छोटा संगठन कर रहा है, या फिर किसी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, या फिर अवैध तरीके से वित्तीय प्रवाह हो रही है। तो सीपीआई 25 की मुख्य विशेषता क्या है? तीसरा स्थान इसमें मिला है डेनमार्क को और उसको पॉइंट मिला है 89। डेनमार्क को पहला स्थान पे मिला है 89 पॉइंट के साथ। लगातार यह 8वीं बार पहले स्थान पे रहा। डेनमार्क जो है लगातार 8वीं बार पहले स्थान पे रहा। डेनमार्क जो है लगातार 8वीं बार पहले स्थान पर रहा। सबसे निचली रैंक की अगर बात करें तो अधिकतर संघर्ष प्रभावित और अत्यधिक दमनकारी देश सबसे कम स्कोर करने वाले हैं, जिनमें वेनेजुएला मात्र स्कोर 10 है और सोमालिया तथा दक्षिणी सूडान जो दोनों का स्कोर 9 है। तो ये सबसे निचले पैदान पर थे दक्षिणी सूडान और सोमालिया, और वेनेजुएला 10 स्कोर के साथ। और अभी हाल ही में वेनेजुएला के जो है निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार भी किया है। भ्रष्टाचार के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कि लोकतांत्रिक नियंत्रण है और संतुलन की कमी है। लोकतांत्रिक नियंत्रण है और संतुलन की कमी है, इसकी वजह से भ्रष्टाचार है, या उनका कमजोर होना। चूंकि लोकतांत्रिक नियंत्रण सही से नहीं हो पाता, जिस तरीका से एनार्की या राजतंत्र में होता है उस तरह से लोकतंत्र में नहीं हो पाता नियंत्रण, तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था लचर होने का है। न्याय जो प्रणालियां हैं उनका अब राजनीतिकरण हो रहा है धीरे धीरे, तो राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं न्याय में, तो उसकी वजह से भी हो रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार अधिकारी है तो वो किसी खास राजनीति पार्टी से है, जिसकी भी सरकार है, तो कहीं ना कहीं उसको संरक्षण मिल रहा है, तो ये भी एक कारण है न्याय प्रणाली का संरक्षण, राजनीतिकरण। इसके अलावा राजनीतिक प्रक्रियाओं पे जो है अनुचित प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग ये सब चीजें हो रही हैं, तो राजनीतिक जो प्रणाली है उस पर पैसे का हेरफेर हो रही है, तो अनुचित प्रभाव पड़ेगा ही। और नागरिक क्षेत्र की सुरक्षा करने में भी जो है विफलता देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पर्यावरण कानून कमजोर हो रहे हैं। भारत के पर्यावरण जो कानून है कमजोर हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? हालिया दिनों में पर्यावरण संरक्षण में व्यवस्थित रूप से कमी देखी गई है। इसके कुछ उदाहरण है प्रगतिशील न्यायिक निर्णयों को वापस लेना और संरक्षित क्षेत्र जैसे अरावली पहाड़ियों के लिए संकुचित परिभाषाओं को अपनाना। तो पर्यावरण कमजोर होने के बहुत सारे कारण हैं। प्रगतिशील न्यायिक निर्णयों को वापस लेना, जो भी न्यायिक निर्णय हैं तो उन सब चीजों को वापस ले लेना, और फिर अरावली जैसे संवेदनशील क्षेत्र में संकुचित परिभाषा को अपनाना, तो ये सारी चीजें हैं। पर्यावरण विनियमन का व्यवस्थित क्षरण क्या है? तो पर्यावरण विनियमन का व्यवस्थित क्षरण है EIA प्रक्रिया का कमजोर होना। EIA प्रक्रिया का कमजोर होना 18 दिसंबर 2025 से EIA प्रक्रिया कमजोर होना 18 दिसंबर 2025 से गैर कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA से पहले भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा अवस्थिति और क्षेत्र के विशिष्ट विवरणों के बिना भी EIA संपन्न किए जा सकते हैं। न्यायिक निर्णयों की वापसी। वन शक्ति बनाम भारत संघ। तो वन शक्ति बनाम भारत संघ 2025 के फैसले को वापस लेने से पूर्व प्रभावी मंजूरी पर लगा प्रतिबंध कमजोर हो जाता है।
यह पर्यावरण समर्थक न्याय क्षेत्र से पीछे हटने का संकेत है। तो न्यायिक निर्णयों की वापसी वन शक्ति बनाम भारत संघ 2025 के फैसले को वापस लेने से पूर्व जो प्रभावी है उसको कमजोर हो रहा है। अरावली पहाड़ियों से संबंधित विवाद। न्यायालय ने 100 मीटर की ऊंचाई आधारित परिभाषा को न्यायालय जो है 100 मीटर की ऊंचाई आधारित परिभाषा को स्वीकार किया है। इससे ऐसी कई महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्र संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और अनुच्छेद 48 को कमजोर करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और फिर 48 के 1 को भी कमजोर करता है। अरावली को वापस लेना। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, वहीं 48 का 1 जो है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन संबंधी राज्य के कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी। मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी। मैंग्रोव के विनाश के लिए न्यायिक स्वीकृति, जैसे अडानी सीमेंटेशन लिमिटेड के लिए रायगढ़ महाराष्ट्र में प्रतिपूरक वनीकरण पर निर्भरता को दर्शाता है। यह पारिस्थितिकी विज्ञान की अनदेखी करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मैंग्रोव और तटीय जो पारिस्थितिकी है, यह मैंग्रोव के विनाश के लिए न्यायिक स्वीकृति, जैसे कि अडानी सीमेंटेड लिमिटेड के लिए रायगढ़ और महाराष्ट्र में प्रतिपूरक वनीकरण पर निर्भरता को दर्शाता है। तो इससे भी पारिस्थितिकी विज्ञान की अनदेखी हो रही है। इसके अलावा सामरिक रक्षा बना पारिस्थितिकी। न्यायालय के क्षेत्र की पारिस्थितिकी महत्व को स्वीकार करने के बावजूद सामरिक रक्षा आवश्यकताओं पर सड़क को चौड़ा करने की अनुमति दी गई और यह सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून बनाम भारत संघ 2021 बाद में किया गया। इस संतुलनकारी कार्य को उत्तराखंड में आने वाली आकस्मिक बाढ़ और पारिस्थितिकी गड़बड़ी से जोड़कर देखा गया है कि इन सभी नियमों से, जैसे मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी असंतुलन, इसके अलावा रोड का जो है चौड़ा करने की अनुमति, अरावली पहाड़ी से विवाद, न्यायिक निर्णयों की वापसी जैसे कि वन शक्ति बनाम भारत संघ और EIA प्रक्रिया का कमजोर होना, अर्थात कि एक इन्वायरमेंट अफेक्ट इन्वेस्टिगेशन। संवैधानिक और न्यायिक अगर निहितार्थ का बात करें तो जोखिम में संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में क्या प्रावधान है कि गैर मनमानेपन और कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत। तो आर्टिकल 14 हमें समानता का जो है सिद्धांत देता है और वही आर्टिकल 21 स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 51 के E का G के तहत पर्यावरण की रक्षा करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। 51 E के G के तहत ये हमारा मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना। 51 E के G के तहत सार्वजनिक न्यास सिद्धांत का क्षरण। सार्वजनिक न्यास सिद्धांत का क्षरण। यह सिद्धांत MC मेहता बनाम कमलनाथवाद 1996। MC मेहता बनाम कमलनाथवाद 1996। MC मेहता बनाम कमलनाथवाद 1996। यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत MC मेहता बनाम कमलनाथवाद 1996 में स्थापित किया गया। यह स्पष्ट करता है कि प्राकृतिक संसाधन जनता के विश्वास में राज्य के पास अमानत है
और इन्हें निजी दोहन के लिए नहीं बेचा जा सकता। तो यह कहना था MC मेहता बनाम कमलनाथ वाद 1996 में कि यह जो है प्राकृतिक संसाधन जनता का है। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण को मंजूरी देने वाले न्यायिक रुझान इस बुनियादी न्याय शास्त्र के विपरीत प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी मैंग्रोव वन को दे दिया गया अडानी पोर्ट को, अभी निकोबार में दिया जा रहा है, अरावली में दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। हंसदेव अभयारण्य का कटाई हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। जेंडर बजट, कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट के कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी बढ़कर 9.37% हो गई है। इस वर्ष कुल 53 मंत्रालयों, विभागों और 5 यूनियन टेरिटरी में आवंटन की रिपोर्ट दी गई है। तो बजट बढ़ के 9.37 हो गया। भारत में जेंडर बजट का अर्थ क्या है? यह एक ऐसी प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि लैंगिक समानता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धताएं वास्तविक बजटीय आवंटन में परिवर्तित हो सकें। इसका उद्देश्य जेंडर संबंधी चिंताओं के लिए अलग विशेषीकृत बजट बनाना नहीं है, बल्कि सरकारी बजट को लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण से देखना है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जेंडर बजट को अलग से विशेषीकृत बजट नहीं बनाना है, बल्कि सरकारी बजट को लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण से देखना है। भारत में अपनाना, भारत ने औपचारिक रूप से 2004-05 में जेंडर बजट को अपनाया था। भारत ने इसे राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर लागू किया है। इसके लिए विभिन्न मंत्रालय और विभागों में जेंडर बजट प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं। जेंडर बजटिंग योजना, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना के सामर्थ्य उप योजना के अंतर्गत आती है। मिशन शक्ति योजना की सामर्थ्य उप योजना मिशन शक्ति की उप योजना के रूप में आती है जेंडर बजट। तो मिशन शक्ति योजना के सामर्थ्य उप योजना के तहत आती है जेंडर बजट। इसका लक्ष्य है सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, विभागों, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में 100% जेंडर बजट कवरेज सुनिश्चित करना। ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी जेंडर बजटिंग को अपनाया है। जेंडर बजट के भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है ए सेक्शन के तहत, इसमें महिलाओं के लिए 100% प्रावधान है, और बी सेक्शन के तहत यहाँ महिलाओं के लिए कम से कम 30% प्रावधान है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाना। ये भी अत्यंत शॉर्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया, तो संवैधानिक प्रावधान है, प्रस्ताव स्वीकार करने की प्रक्रिया है, पद से हटाने की चर्चा के दौरान अध्यक्ष की स्थिति की क्या होना चाहिए, कहाँ रहेगा अध्यक्ष और क्या कर सकता है नहीं जब प्रोसेस में हो, ऐतिहासिक संदर्भ हटाने के प्रस्ताव, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान है कि लोकसभा अध्यक्ष के अनुच्छेद 94 के तहत ऐसी स्थिति में पद यदि रिक्त होने, त्यागपत्र देने और पद से हटाए जाने के प्रावधान है। या तो पद खाली हो जाए या खुद त्यागपत्र देते या कोई हटा दे। आर्टिकल 94। वही आर्टिकल 94 के सी कहता है पद से हटाने के क्या नियम है। तो जब अध्यक्ष को लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया गया हो। तो एक प्रस्ताव बस लोकसभा में डालना है जिसमें कि जो भी उस टाइम मौजूद सदस्य हैं
वो बहुमत से कह दें कि हाँ इनको हटाना है। प्रस्ताव स्वीकार करने की प्रक्रिया कैसी है? तो लिखित सूचना। लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा महासचिव को लिखित सूचना दी जाती है कि ये प्रस्ताव हम लोगों ने पारित कर दिया है। आवश्यक समर्थन। फिर प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सदन के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होना चाहिए। सूचना अवधि। प्रस्ताव पेश करने की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना भी दी जानी चाहिए कि 14 दिन पूर्व सूचना होगा कि प्रस्ताव पेश होने जा रहा है। कार्यसूची में प्रवेश। अध्यक्ष द्वारा तय किए गए दिन पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव को कार्यसूची में दर्ज किया जाता है। तो ये सारी चीजें 4 पॉइंट। लिखित सूचना देना होता है महासचिव को, फिर कम से कम 50 समर्थन चाहिए, सूचना अवधि 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है और कार्यसूची में प्रवेश होता है। इसके बाद यह जब हटाने की चर्चा होती है उस स्थिति में अध्यक्ष क्या करता है, क्या नहीं कर सकता? तो ये सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते और सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का उन्हें अधिकार है। वो अध्यक्षता बस नहीं करेंगे, प्रथम दृष्टया मतदान कर सकते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो जीबी मावलंकर 1954, सरदार हुकुम सिंह 1966 और बलराम जाखड़ 1987। इनमें से किसी ने भी प्रस्ताव के कारण अपनी अध्यक्षता नहीं खोई, लेकिन इन लोगों पे प्रस्ताव आया था। जीबी मावलंकर 1954, सरदार हुकुम सिंह 1966, सरदार हुकुम सिंह 1966 और बलराम जाखड़ 1927। तो ये इतना सारा खत्म हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो ऐसे ज़्यादा नहीं करना है, 20-25 मिनट करना है। ज़्यादा करने से ना बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रेशर हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और हम लोग का मेरा प्रयास है कि मैगजीन विजन IAS का और फिर एक क्वेश्चन PYQ को पॉलिटी ही स्टार्ट किए हैं, तो पॉलिटी के ही जितने जो हैं PYQ हैं BPSC मेंस के लिए उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है?